से आप उनका कुछ भी करवा लो, लेकिन अगर आप मतलब अकड़ के या इस तरह की बातों में, तो काफी वो आपसे विरोध करते हैं। तो इसलिए वहां के लोगों को डील करना अपने आप में एक कला है। सर शिवपुरी एसपी रहे आप, मुरैना रहे, डाकू मतलब कई इनकाउंटर के करीब आप जैसे बता रहे 35 से 30 से हम्म। डाकू, कुछ ऐसा अनुभव जो आमने सामने हुआ और ऐसा लगा हो कि आज गए आमने निकल। सामने ऐसे कई बार स्थितियां आई। एक बार मैं डीएसपी खजुराहो था, तो वहां पे एक डके गैंग बना जिसको कहते थे उस टाइम में, फूलन ने बेमई में अ, 27 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। उस टाइम बड़ा हंगामा मचा हुआ था, तो उसको एक ब्राह्मण लेडी है, सरमन बाई, उसने गैंग बना लिया। उसने अपने आप को बुंदेलखंड की फूलन डिक्लेयर कर दिया, और वो गैंग लगातार डकैतियां करता था और अपहरण करता था। तो उससे मेरा मतलब उस टाइम में एनकाउंटर हुआ अचानक है। मतलब वो करते, उनकी मोटो सबंडी थी कि साइकिलों पे चलते थे, साइकिल में वेपन को तोड़ के रख लेते थे बिस्तर के रूप में बांध के, और एक गांव में डकैती डाली और पूरा घर लूट लिया। उसके बाद साइकिल से वाइंड अप किया, वर्दी वर्दी से बंद करके, और साइकिलों से रातों रात वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर निकल जाते थे। तो साइकिलों को कोई शक भी नहीं करता था। तो उस गैंग से मुठभेड़ हुई, जिसमें सामने वाले से मतलब बिल्कुल 10 फुट से गोली चलाई उसने। लकली मैं चूंकि लेडी देख रहा था, तो मैं फायर करने में हिचक रहा था कि ये औरत है, पूरा गैंग था। और वो फायर हुआ, और वो पहले उसने फायर किया, फिर मैंने किया। वो नाले में थे, भाग निकले, और उनका काफी मतलब सामान वहां छूट गया। और उसके बाद फिर मैंने लोहड़ी एसडीओपी थे मिस्टर यूके, जीपी यूके, हम दोनों नए नए भर्ती के थे, एक एक साल की नौकरी हुई थी। तो उसके बाद मैंने उनको सूचना दी कि इसका जो मुख्य जो सरगना का साथी है, तोड़न सिंह, वो उनके चंदला थाने का रहने वाला था, तो वहां पे उसको दबिश दें। वहां उसकी दबिश हुई, तो उसमें दबिश में थाना प्रभारी ने लापरवाही से वीसीएनबी जो हमारे यहाँ होती है, विलेज नोटबुक, वो नहीं पढ़ा। वो दबिश देने पहुंच गया, और वो बड़ा कुख्यात आरोपी था तोड़न सिंह, और उसका एक साथी था गया कुर्मी। उन लोगों ने गोली चला के 2 पुलिस वालों को ऑन द स्पॉट मार डाला। और उसके बाद हुआ एनकाउंटर, फिर मुझे खबर मिली, तो मैं भी मतलब उस दिन कोई वीआईपी मूवमेंट था खजुराहो में, मैं भी गया। हम लोग करीब 48 घंटे वहां पे रहे एनकाउंटर में, और जिसमें 886 गोलियां चली थी, और 100 पुलिस वाले थे, और हम दोनों नए नए थे। अटल हमारे एसपी थे, बीएल अटल। और उसमें करीब बाद में 2 पुलिस वाले मारे गए। और वो एक ऐसा अनुभव था कि अपने आप में, जब हम लोग उस टाइम में टीवी नहीं था, रेडियो न्यूज में, आकाशवाणी में चल सुनते थे, ये एनकाउंटर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने पुलिस वाले मारे गए हैं। और वो ऐसा एक मुठभेड़ है कि 36 घंटे के बाद भी मुख्य आरोपी जो है वो फायर करता हुआ निकला, जिसका हम लोग 1.5 किलोमीटर पीछा किया। उसके 1.5 किलोमीटर पीछा करने के बाद मार पाए। बिल्कुल सर, जैसे जब आप जॉब में आए, पुलिस की जॉब में आए, तो उस टाइम डकैतों की समस्या बहुत मध्य प्रदेश में, तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, जी। और डकैतों की समस्या बहुत थी। अब आज तो डकैत समस्या नहीं है, लेकिन अब एक नक्सली समस्या पैदा हो गई है। शिवपुरी ने अपने आपने एसपी का कार्यकाल में रिकॉर्ड कायम किया, भोपाल एसपी रहे तो रिकॉर्ड कायम किया। सर क्या कुछ ये अलग से क्या अधिकारी आप लोग क्या क्या था कि जहां जाते थे एक रिकॉर्ड बना देते थे उसका मुख्य चीज ये थी टीम वर्क। पुलिस में किसी का, कई ऐसे पुलिस अधिकारी होते हैं जो श्रेय खुद लेना चाहते हैं और बुराई में अपने स्टाफ पे डालना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना था कि किसी भी अपराध के निकाल में सबसे मुख्य का जो भूमिका होती है वो आरक्षक की होती है। कोई बड़े से बड़ा केस भी निकलेगा, तो एक सिपाही की भूमिका से निकलता है। और मैं इस मामले में खुशनसीब रहा कि मैं शिवपुरी 4 साल एसपी रहा, आज तक रिकॉर्ड टूटा नहीं। और सेकंड भोपाल रहा, सेकंड लार्जेस्ट टेन्योर मिला मुझे, 3.5 साल के ऊपर का। तो मैंने जो स्टाफ का जो 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 अच्छा काम करते थे, वो आप लोग तो मेरे साथी रहे, देखा है कंट्रोल रूम में 3-3 4-4 पत्रकार वार्ताएं उस टाइम होती थी, नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया बिल्कुल था। सर, हमने भी देखा उस तो टाइम आपकी एक और चीज चलती थी, आपकी हम लोग बहुत करते थे और अप्रिशिएट करते थे। आपका लोग जो निचले थे पुलिस कर्मी थे बहुत आपको पसंद करते थे, बहुत करते थे। आप सुबह वायलेंस पे किसी को सजा देते थे सस्पेंशन की, और शाम तक होने तक बहाल भी कर देते थे। एक वो अलग वे से मेरा चलता था। वही मुख्य था कि आपका मतलब एक नियंत्रण बना रहे, और आपका जो एक अनुशासन बना रहे, और काम भी हो। और इसीलिए जो कंपटीशन होता था, किसने क्या काम किया, कहाँ कितना हुआ, किसको डांट पड़ी। मैं अब हालांकि मुझको हेल्थ के रूप में मुझे परेशानी भी हुई। जब मैं एसपी से हटा, तो मुझे नींद ही आना बंद हो गई, क्योंकि मैं रात में 4 बजे 3 बजे पूछता था गश्त कौन कौन कर रहा है, खुद ही बात करता था। उस टाइम में पूरे नेटवर्क एक था शहर का।
तो लगभग मतलब आप समझ लो कि 18 से 20 घंटे मैं वायरलेस सेट पे रहता था। बिल्कुल सर, हम लोग सुनते थे। एक ये वाक़या याद आ रहा है सर, आप जब भोपाल एसपी बन के आए थे, एक आप ऑफिस में बैठे थे, एक घटना हुई थी, एक लुटेरा भाग रहा था और आपने उसके पीछे हाँ, गाड़ी लगाई थी, वो हाँ, चादर ओढ़े हाँ, बैठा था और जैसे ही आपका तो उसका छुरा निकाल लिया था, शाहीनाबाद की हाँ, घटना थी। शाहजहानाबाद की घटना है। मैं बैठा था, बस बोले कि ऐसा लूट हुई है और लूट करके भागा है कट्टा चला के और चाकू लेके लूट लिया है। मैंने गाड़ी उठा के पीछे भागा और पीछे वहाँ पे शाहजहानाबाद आरटीओ कार्यालय वगैरह है, वहाँ पे पीछे जाके वो एक मकान में छुप गया और मैं भी अंदर चला गया पीछे पीछे। वो छुपा बैठा था, अचानक वो सामने आगे चुरा लेके उसे मारने का प्रयास किया। लकीली मैं बच गया और फिर पकड़ा गया वो। तो एक मतलब इंस्टेंट ऐसी घटनाएं होती हैं। शिवपुरी में भी मैं ऐसे एक वाकया बताना चाहूंगा आपको। शिवपुरी में भी मैं एसपी था, बैठा था, अचानक आया कि साहब सिरसौद के पास में डाकुओं ने बस लूट ली है जिसमें करीब 45 लाख रुपया उनके पास से लूट लिया है। अचानक खबर आई, मैं आधी वर्दी पहने ही निकल लिया, बिना टोपी और बिना बेल्ट के। और मैं जिप्सी और मेरा ड्राइवर, मेरा गनमैन। और एंटीसिपेशन के आधार पे जब हम लोगों ने उसको आगे की कि अभी अभी लूट हुई, कितना दूर जा सकते हैं, उसको हम लोगों ने आगे से उसको टैकल किया। तो करीब 5-7 किलोमीटर दूर वो मैदान में भागते दिखाई पड़े। नोट अपने जेबों में भरे हुए थे, नोट गिरते चले जा रहे थे और वो लिटरली एनकाउंटर हुआ। और वो मुझ पे रिवॉल्वर तान ली उन लोगों ने, मैंने उन पे तान ली। मेरे पास एक बंदूक थी और एक सिपाही था मेरे पास में, वो थे 6। वो उन्होंने वो चाह रहे थे मैं हथियार फेंक दूं, मैंने कहा तुम हथियार फेंको। उसमें उन्होंने फायर किया, वो चूक गया। तो फिर जब मैं 306 से फायर किया तो मैं भी गया, चूंकि काफी दौड़ के हम लोग वहां पहुंचे थे। और वो उन्होंने डर के मारे उस मतलब जगह में पेशाब कर दी। वो नए लड़के थे, उसमें डीजे एक थे, डीजे के पीए का लड़का था, यूपी से गैंग लाया था वो। तो वो भी एक वाक्य, ऐसे कई वाक्य गुजरे हैं जिंदगी में। बिल्कुल सर, आप खुद अकेले लीड करने पहुंच जाते थे, खुद ये नहीं सोचते थे कि स्टाफ आए या पुलिस आए या दूसरे बल आए, हमेशा आप अकेले पहुंच जाते थे। कभी कभी ऐसा डर नहीं लगता था, या अभी के जो हम लीडर अधिकारी देख रहे हैं वो खुद ना जाते, वो खुद ऑफिस में बैठ कर दिशा निर्देश देते हैं कि वहां चले जाए, उस समय डर नहीं, नहीं असल लगता? में क्या था, पहले जोश था, नया नया समय रहता है, जोश रहता है और जोश होना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप पुलिस का एक ऐसा काम है कि अगर आप सोचोगे कि बल की व्यवस्था का वेट करें, ये करें, तब तक तो अपराधी बहुत दूर भाग चुका होगा। अभी हम बात कर रहे थे आईजी एजे के अरुण प्रताप सिंह से। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए स्टेट न्यूज के साथ। ओम गम गणपतये नमः। शनिवार पंचमी तिथि 30 अगस्त 2014। आज ओम गणेशाय नमः इस दिव्य मंत्र से भगवान का सहस्रार्चन करें। गणपति आराधन करने से आपको परमात्मा की प्रीति प्राप्त होगी। मंगल कामना। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना में 454 प्रकार की औषधियां लगभग 4 लाख मरीजों को रोजाना दी जा रही हैं। ये मानक जेनरिक औषधियां रोगियों को निःशुल्क दी जा रही हैं। ये दवाएं बाजार में महंगी बिकने वाली ब्रांडेड दवाओं से गुणवत्ता में पूर्णतः समान एवं मूल्य में
25 से 75% कम होती हैं। इलाज में भी इन जेनरिक दवाओं का असर बाजार की महंगी दवाओं के समान ही होता है। योजना का विस्तार करते हुए शासकीय अस्पतालों में मरीजों की 48 प्रकार की चिकित्सीय जांच भी निःशुल्क की जाती है। इससे लगभग 75,000 मरीज रोजाना लाभान्वित हो रहे हैं। विश्व बैंक के एक विशेष दल द्वारा गत माहों में की गई समीक्षा में इस योजना को अनुकरणीय एवं उपयोगी योजना करार दिया गया था। गरीब रोगियों के लिए ये योजना मध्य प्रदेश में वरदान साबित हो रही है। इसकी लोकप्रियता इससे आंकी जा सकती है कि शासकीय अस्पतालों में इसकी मांग निरंतर बढ़ती ही जा रही है। प्राइवेट में मान लीजिए वो हम इलाज करवाते हैं, वहाँ 1,000 रुपए लगते हैं। सरकार में हमको मुश्किल से 5 रुपए की पर्ची कटवाते हैं और पूरी दवाई हमको सब फ्री मिलती, जांच फ्री होती है हमारे यहाँ पे। मुझे पथरी हो गई है, मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और मेरा पूरा इलाज हो रहा है, हर चीज की सुविधा मिल रही है, इसलिए मैं शासन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपको मॉर्निंग टी में। हम बात कर रहे हैं आईजी एजे के अरुण प्रताप सिंह से और जान रहे हैं उनसे शेयर। अभी बात कर रहे थे हम उनके अनुभव की, पुलिस में उनके अनुभव। आज भी आगे बात करते हैं नौकरी में और क्या क्या दिक्कतें आई। सर, कभी कभी ऐसी चीजें भी आती होंगी जो नहीं करना चाहते होंगे, जो अनलीगल, उसके लिए भी आपको फोर्स किया गया। हमने कई बार देखा कि आपके टाइम पे एक मामला बहुत चर्चे हुआ था, फर्जी पासपोर्ट वाला शिराज और अबू सलेम, काफी सुर्खी बटोरी थी। एक गैंग और थी, आपने लगातार कई डकैतों की गैंग पकड़ी, कई लूट की वारदातें पकड़ी। मतलब ऐसा दौर था कि एक रोज मतलब एक पुलिस की 2-3 सफलताएं मिलती थी, लेकिन आज हम वो चीज नहीं देख पा रहे हैं। उस तरह का जो राजनीतिक दौर था उस टाइम पे, पुलिस से एक एसपी हुआ करता था, अब तो 4-4, 5-5 एसपी हो गए। सेटअप का फर्क वही हो सकता है कि उस टाइम में शहर मतलब पॉपुलेशन कम थी और कमांड सिंगल कमांड थी। सिंगल कमांड में अधिकारी भी कम थे, 2 एडिशनल एसपी होते थे, एक देहात का, एक शहर का, और 3-4 सीएसपी होते थे। तो उसकी क्लैरिटी रहती थी। और मेरा ये कहना मतलब हम ये मान के चलते थे कि जो भी है अधिकार है, हमारा पूरा अधिकार आपको डेलीगेटेड है, लेकिन आप निर्णय लें और जनता के हित में लें। और पत्रकार भाइयों से मेरे इतने अच्छे संबंध थे कि कभी भी ऐसी स्थिति बनी कि किसी पुलिस वाले का नुकसान हो जाए। 3.5 साल में मैंने कभी किसी पीआई को सस्पेंड नहीं किया। 3.5 साल में किसी अधिकारी को विक्टिमाइज नहीं होने दिया। और कई बात मैंने खुद प्रयास करके बात करके और समस्या को निपटाया, चाहे पत्रकार साथियों का अपना सहयोग हो या वरिष्ठ अधिकारियों को या राजनेताओं को समझाने का बात हो। आप मीडिया फ्रेंडली माने जाते थे, हमेशा मीडिया की बात भी सुनते थे और कई चीजें, एक वो दौर एक अलग था जब आप एसपी थे, मीडिया से हमेशा कांटेक्ट में थे, छोटी छोटी चीजों से आप बात करते थे, खुद कन्विंस करते थे। फर्जी पासपोर्ट मामला क्या था सर? फर्जी पासपोर्ट, ये देखिए ऐसा है, पासपोर्ट का यहाँ पे बहुत चलन है। और सिराज जो एक व्यक्ति था जिसके नाम पे बड़ा हल्ला मचा था, सिराज एक एक्चुअली वो डबल एजेंट किसी भूमिका करता था कि उधर अपराधियों के साथ भी रहता था, इधर पुलिस को भी अपना कुछ खबरें देता था। और यहाँ के मतलब कुछ लोगों का दुबई में अपना व्यापार, दुबई में काम धंधे हैं, तो उस माध्यम से अबू सलीम की टच में आया। अबू सलीम का उसने पासपोर्ट बनवाया, वो केस पकड़ा गया और फिर काफी लंबा चला। तो भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और काफी अपराधियों का आना जाना समय पर रहा है। आप देखिए, चाहे आप पुराना याद करिए जिसमें एक इसके हत्या हुई थी, अकबर और अबू सलेम को, जिसकी लाश मिली थी गांधीनगर में 2 लोगों की लाश मिली थी। और अंडरवर्ल्ड के संबंध है, इस तरह के लोग आना जाना है। इवन आपका चिल्ला किली जो पकड़ा गया था, 18 किलो हेरोइन, कैश 10 लाख रुपए, 10 लाख कैश जो है, इस तरह के केसेस रहे हैं। अब्दुल्ला मारा गया था, अब्दुल्ला जो इसने उसका टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की थी। तो इस तरह के आरोपी यहाँ आते जाते रहे हैं। तो इसलिए हमेशा भोपाल पुलिस को अलर्ट रहना ही आवश्यक है और इसी अलर्टनेस के कारण एक केस पकड़े। बिल्कुल सर, उस आपके दौर जब आप भोपाल एसपी थे, मैंने ये हम लोगों ने देखी थी कि अंडरवर्ल्ड की के खिलाफ बहुत कार्रवाई हुई थी। अंडरवर्ल्ड के जो माफिया थे, कई जेपी पाली साहब आपके साथ थे, एसपी थे, डीएसपी थे, आपके साथ अधिकारी की टीम बहुत अच्छी थी। काफी अंडरवर्ल्ड पे आपने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की थी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ। अंडरवर्ल्ड ये जो बड़े बड़े केसेस जो पकड़े गए, और हमारे जो सिपाहियों की भूमिका, क्राइम ब्रांच की भूमिका, और आज की जो टीम है ये पुराने के साथ में मेरे साथ काम कर चुकी है। श्रीनिवास वर्मा जो भी डीआईजी हैं, वो एडिशनल एसपी थे,
अंशुमान सिंह, अरविंद सक्सेना, जो भी अधिकारी आज काम कर रहे हैं, सलीम खान, ये सारी टीम मेरे साथ रही है। तो इन्होंने काफी काम किया हुआ है और अपराधियों को जानते हैं और अपराधियों पे कैसे नियंत्रण किया जाए ये कार्रवाई जानते हैं, तो उससे काफी फायदा मिला मुझे। और मैंने जो जो अपना कहना चाहिए श्रेय है वो खुद ना लेके बांटा है लोगों को। और मेरा उस टाइम में एक मानना था कि भाई जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाए तो उसको मीडिया के सामने, क्यों पुलिस के पास में जो अपनी अच्छी चीजों को प्रोजेक्ट करने का माध्यम मीडिया है। और यदि आपको मीडिया हैंडलिंग नहीं आती, आप मीडिया से दूर भागते हो और मीडिया से छुपते हो, तो पुलिस में तो अपराध रोज होंगे, आपको रोज ही मीडिया को फेस करना है। अगर मीडिया को फेस करना आपको पसंद नहीं है तो पुलिस की छवि बचाना मुश्किल है। बिल्कुल सर। एक किस्सा, एक घटना बहुत और हुई थी जो पूरे देश में लग गए थे, गदर कांड भी आपके कार्यकाल में गदर हुआ कांड था। भी एक ऐसा कांड था जिसमें भोपाल चलते चलते बच गया था। भोपाल गदर की फिल्म के ऊपर से विरोध चालू किया और उसमें इतना बड़ा बवाल मच गया कि मुझे याद है कि पूरे शहर में आधा घंटे के अंदर कम से कम लाखों लोग सड़कों पे तलवार और वो लोग निकल आए और टाइमली एक्शन जो पुलिस का हुआ और उसमें बड़े बड़े जो आरोपी थे गिरफ्तार किए गए, तो किसी को नहीं छोड़ा गया उसमें। तो उससे पूरी शांति हो गई, अदरवाइज जलने की कगार पे पहुंच गया था भोपाल। बिल्कुल एक सर, एक सवाल है, जब आप नौकरी में, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। और क्योंकि मैं 21 साल में तो प्रोफेसर बन गया, तो कभी सोचने का अन्य बातों पे सोचने का मौका नहीं मिला। 22 साल में डीएसपी बन गया, 24 साल में शादी हो गई। सर फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे एक पुत्री है जो कि एलएलबी और एलएलएम बार इंग्लैंड से किया हुआ है, वो लॉ फर्म चला रही है बम्बई में, पंजिया एडवाइजरीज के नाम पे। और एक मेरा बेटा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में किया है, उसने एमबीए, वो अपना हॉस्पिटलिटी सेक्टर में है, अपना खुद का चला रहा है, काम कर रहा है। तो दो ही बेटे हैं। सर तो जब बच्चों को आप अपने आईपीएस आए हैं, अपने पुलिस की नौकरी की है, बच्चों को आपने अपने मेरी बेटी को शुरू से कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना डॉक्टर बनने का, ना आईएएस बनने का। उसको तो ये था कि मुझे तो अपना लॉ करके मुझे बाहर जाना है। तो इंग्लैंड में रही भी, वो इंग्लैंड में 2-3 साल रही, उसके बाद फिर अपना बॉम्बे आके लॉ फर्म खोली। उसके हस्बैंड भी इसमें सीए हैं, प्लस फिल्म मेकिंग में है। तो इस तरह का अपना उनका विचार है, उन्होंने कभी आईएएस या इस तरह का सोच नहीं था। बेटे थोड़ा पढ़ने में मतलब ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से और अपने क्षमता अनुसार अच्छी काम कर रहे हैं। सर बिल्कुल है, आपकी पुलिस की नौकरी वैसे ही बहुत खतरों वाली होती है, बहुत दिक्कत वाली, तो पुलिस की नौकरी में लगातार ट्रांसफर्स होते रहते हैं। ऐसे में भाभी जी ने आपके साथ क्या कोऑपरेशन रहा, क्योंकि अलग मेरी पत्नी का तो पूरा कोऑपरेशन रहा कि उनको नहीं मालूम है कि पुलिस का कौन सा अधिकारी किसकी क्या रैंक होती है। वो पुलिस के मामलों से बिल्कुल दूर रही। मैं 4-4 दिन घर नहीं आ पाया था, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की और उस लिहाज से वो अपना इन मामलों से बहुत दूर रहती थी। और पुलिस में कोई उनका ना आना जाना या कोई इंटरेक्शन पुलिस में बहुत कम रहा है। तो उससे वो घर के फ्रंट पे वो देखती रही। मेरा परिवार का मतलब काफी बड़ा परिवार है, 6 भाई हैं और 2 बहनें। तो पूरा उनका जो सामाजिक ताना बाना उनको डील करना वो देखती रही। सर छोटी छोटी बातें होती हैं, जब समय नहीं दे पाते तो कुछ नोकझोंक होती होगी, तो किस तरह, अगर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, किस तरह से मनाते हो? अब देखिए, नोकझोंक तो होती है जीवन में, इस तरह के चलता रहता है। और मेरा ये मानना है कि जब कभी विवाद की स्थिति बने तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ जी, और अपने आप वो तनाव कम हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। पिक्चर देखने कहीं घूमने ले जाते होंगे? हाँ, मैं इस मामले में तो सुस्त आदमी हूँ। मैंने कभी ना पिक्चर, बल्कि वाइफ मुझे कहती है पिक्चर चलना है, कुछ देखने जाना है, बच्चों के साथ 1-2 बार साल में 1-2 बार जा पाते हैं। और कभी ऐसा बाजार तो मैंने देखा ही नहीं है, मतलब मैं कभी अपने लिए रुमाल नहीं खरीदा। तो ये काम मेरे पत्नी का ही रहता है। सर भाभी के साथ आखिरी पिक्चर कौन सी देखने गए? आखिरी पिक्चर अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने वो देखी, गोलियों वाली रासलीला। रामलीला गोलियों वाली रासलीला आखिरी पिक्चर में पत्नी के साथ होती। सर चलिए, पुलिस के अलावा और क्या क्या हॉबीज रही हैं आपकी? हॉबी एक तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं आपके सारे अखबार जो रखे हुए हैं इसके एक एक शब्द पढ़ जाते हैं, एक एक शब्द, मतलब किसने क्या लिखा, किसने क्या इंटरेक्ट किया। इसके अतिरिक्त मुझे नेचर पसंद है। हम तो पति पत्नी दोनों को अपना बगीचा, बिल्कुल सर, हम देखे ना आपका जिस तरह का बंगला, आपने जिस तरह से उसको गार्डन से बना रखा है, उससे क्या है कि आप पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आपको अच्छा लगता है। ये सारी बातें अच्छा, आपका मतलब सारा दिनचर्या अच्छी रहती है, इससे फायदा मिलता है। अच्छा सर, एक चीज देखी जाती है, जो अभी नए लोग आ रहे हैं, आईएएस आईपीएस आ रहा है,
उनका ना तो मीडिया से इतना फ्रेंडली बिहेव रहता है, ना आम जनता के साथ बिहेव रहता है। क्या कारण है? ये एक यही वजह तो नहीं जहाँ पूरे अधिकारी कहते हैं कि जनता के साथ तो अच्छे संबंध बनाए जाएं, मधुर संबंध बनाए जाएं, मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? मेरा ये मानना है कि जब आप दूरियां बना के चलोगे तो आप देखिए, ऐसा है कि आप कोई परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, सब में कमियां हैं, पुलिस में हो चाहे रेवेन्यू में हो चाहे वो व्यक्ति में हो, सब में कमियां हैं। लेकिन अगर आप किसी समस्या को फेस करने में घबराते हो, आप सोचते हो कि आप नहीं दूरी बना के रखोगे तो मीडिया से बचे रहोगे, वो संभव नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपको मिनट टू मिनट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि पुलिस अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों की तो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे आपको मीडिया से डील करना है। मीडिया को अवॉइड करने की जगह और बजाय आप अपने खुले दिल से बता दें तो मीडिया आपको पूरा सहयोग करता है। सर एक सवाल, जिस तरह से पूरे देश में पूरे स्टेट्स में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को छोड़कर अभी ये यहाँ पर सिस्टम लागू नहीं। मेरी इस मामले में डीजी जुगरान साहब से बात हुई थी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी साहब से बात हुई थी, उनका कहना था कि अब कमिश्नर सिस्टम से भी आगे जाके सोचना पड़ेगा। क्या लगता है सर कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई है कि कमिश्नर सिस्टम को लागू किया जाना असल में पुलिस की अब तीन भूमिकाएं अलग अलग दिखती जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है तो नेचुरल का जो जो नॉर्मल क्राइम है, हत्या, चोरी, डकैती। इसके अलावा जो जो ना सोशल मीडिया है, जो बदलता हुआ समाज है, तो सामाजिक पुलिसिंग और इसकी जो जो एजुकेशनल पुलिसिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पुलिस को नई भूमिका में आना पड़ेगा। पुलिस को अपना जो जो समाज से जुड़ के और समाज की भूमिका जो जो समाज को तनाव है, समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए एक सामाजिक पुलिसिंग जो है, सोशल पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग कह लीजिए, आप किसी नए नाम में मत जानिए कि पुलिस को एक मतलब लॉ का मतलब लागू करने वाला, उसके अलावा जो समाज को का तनाव कम करने वाली भूमिका ज्यादा। बिल्कुल सर, कहा ज्यादा कम्युनिटी पुलिसिंग। हमने एक चीज देखी सर, जब से मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है, पुलिस कमजोर पड़ गई है, पुलिस एक दबाव में काम करने लगी है। जैसे कोई भी जरा सी बात है, क्योंकि मानवाधिकार एक का इस्तेमाल अपराधी ज्यादा कर रहे हैं, देखने में ये आ रहा है, और पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए मानवाधिकार आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानवाधिकार है या कम्युनिटी पुलिसिंग, उसकी वजह से पुलिसिंग कमजोर हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, मेरा ये मानना नहीं कमजोर नहीं हुई है। मेरे क्या है कि आपको अभी अपनी भूमिका करनी है, आपको अपनी सीमाएं नहीं लांघनी है। अब पुलिस की क्या शिकायत होती है, मारपीट कर दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया। आप जो कानून के दायरे में रह के अगर बल का इस्तेमाल करना है तो लीगली करिए। आप लीगली, आपको सीआरपीसी में, आपको आईपीसी में पावर दिए गए, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, आपका यूज ऑफ फोर्स है। तो ये सारी चीजें आप कानूनी दायरे में रह के करिए। आप कानून का दायरा जब आप छोड़ेंगे तो वहां आपकी शिकायत होगी, वहां आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो नहीं याद है कि मैंने 37 साल की मेरी नौकरी हो गई कि कभी आयोग के सामने आके खड़ा होना पड़ा हो अपनी बात बताने के लिए। सर कभी आपने कभी पुलिसिंग में तो ऐसे कभी नो बताया कि थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना पड़ा, या आपको किसी अपराधी की चूंकि डकैतों के से आपकी मुठभेड़ हुई, आमने सामने हुआ? नहीं, थर्ड डिग्री का तो इस्तेमाल, मेरा कहना है कि जब कई कई पुलिस अधिकारी होते हैं जो स्वयं इंटरोगेशन करना, स्वयं करना, मैं इनसे मेरा ये मानना है कि जो पूछताछ है जिस लेवल पे है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसमें आप जाके 4 डंडे लगाइए, 4 डंडे मार के पूछना चाहिए तो वो नहीं बताएगा। एक एक साइकोलॉजिकल अपना एक इंटरोगेशन होता है, तो वो आपको करना है। थर्ड डिग्री से ठीक है, आप हाँ करवा सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा ये मानना है जब तक आपको बाकी साक्ष्य ना मिल जाए, जैसे चोरी डकैती है उस प्रॉपर्टी मिल जाए या अन्य साक्ष्य मिल जाए, तो फिर आप प्रूव करेंगे। लेकिन अब उससे हाँ करवा के और मारपीट करके तो कुछ नहीं निकलने वाला। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल सर, नए जो युवा आईएएस आ रहे हैं या आईपीएस आ रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं पुलिस में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि देखिए, ऐसा है कि समाज काफी बदल चुका है यार। जब मैं देखे 79 में जब भर्ती हुआ तब से लेके अब तक समाज में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है कि आप चाहे देखिए, जब पूरा देखिए इराक वॉर, ईरान और आपका मिस्र है, पूरा समाज बदलता चला जा रहा है। तो इसमें पुलिस की, मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में अभी भी पुलिस की स्थिति काफी अच्छी है और पुलिस अधिकारियों को लीड लेके समाज के तनाव को कम करना चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो ये आगे क्राइम के रूप में कन्वर्ट होगा, और चूंकि हमारी सिखलाई अभी उस स्थिति की नहीं है कि हम उसको टैकल कर सकें, इसलिए नए पुलिस अधिकारियों को समाज के हर प्रॉब्लम को समझते हुए कानून, मतलब जैसे होता है ना, दो कम्युनिटी में टेंशन ना हो,
इसमें पुलिस की भूमिका है। अगर आप नहीं करोगे यूज जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ अगर नहीं रखोगे तो कल तनाव पैदा होगा, आप फेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आईजी अजाक अरुण प्रताप सिंह, जिनके साथ हमने अनुभव शेयर किए, जिनके साथ कई सवालों पर चर्चा की, कई अच्छे सवाल भी दिए, उनकी हॉबीज जानी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हो गई भोर, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रस में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी ये मधुर आवाज। देखना न भूले अमृत की धारा। अब सुबह की चाय होगी और भी मजेदार। मिलेंगे प्रदेश के आला अफसरों से। कुछ बातें प्रोफेशनल और कुछ पर्सनल। छुएंगे उनके जीवन के कई पहलुओं को। ब्यूरोक्रेट्स की अनकही बातें मेरे साथ सिर्फ मॉर्निंग टी पर। मॉर्निंग टी में आज हमारे साथ हैं आईजी एजे के अरुण प्रताप सिंह जी। मॉर्निंग टी में जुबेर कुरैशी के साथ हर शनिवार सुबह 8:30 बजे। अब सुबह की चाय होगी और भी मजेदार। मिलेंगे प्रदेश के आला अफसरों से। कुछ बातें प्रोफेशनल और कुछ पर्सनल। छुएंगे उनके। रिश्तों की नई इबारत लिखते जापान रवाना हुए पीएम मोदी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे खुद करेंगे मोदी की अगवानी। एफडीआई को दोगुना करने पर हो सकती है चर्चा। बयान से पलटी नजमा हेबतुल्लाह। संघ के समर्थन वाले बयान पर दी सफाई। कहा भारतीयों को हिंदू नहीं हिंदी कहा था। भारतीय सेनाओं को मिली संजीवनी। 20,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी। मैराथन बैठक में रक्षा मंत्री ने लिया फैसला। भारतीय अर्थव्यवस्था में आई मजबूती। 2 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची आर्थिक वृद्धि। 5.7% दर्ज की गई डीजीपी। अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। शनिवार को पूरे प्रदेश में होगा व्यापक आंदोलन। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुशरा बेग और आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपने पहले जापान दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोदी के इस दौरे से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री सीधे जापान की आध्यात्मिक नगरी कहे जाने वाले क्योटो शहर पहुंचेंगे, जहां जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे खुद मोदी का स्वागत करेंगे। यहां मोदी रिश्तों की एक नई परिभाषा लिखेंगे और विकास का नया पैमाना गढ़ेंगे। भूटान, ब्राजील और नेपाल का दिल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। 5 दिन की इस यात्रा में मोदी पुरानी दोस्ती का रंग और गाढ़ा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी जापान से एफडीआई दोगुना करने की कोशिश करेंगे और जापान की तकनीक का सहारा लेकर मेड इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए भी पहल करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर मोदी
आज सुबह अपने पहले जापान दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोदी के इस दौरे से दोनों देशों को काफी उम्मीदें हैं और मोदी अपना सपना सच करने के लिए वहां जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी जापान से एफडीआई दोगुना करने की कोशिश करेंगे और जापान की तकनीक का सहारा लेकर मेड इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए भी पहल करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.7% दर्ज की गई है। ये पिछली 9 तिमाही यानी 2.25 साल का सर्वाधिक स्तर है। गत वर्ष अप्रैल-जून तिमाही में ये 4.7% थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किए। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इस क्षेत्र में 1.2% गिरावट आई थी। इसी तरह खनन क्षेत्र में 2.1% की वृद्धि हुई है और गत वर्ष की समान अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 3.9% की गिरावट आई थी। विशेष इसे पीएम मोदी का असर करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत में 4 करोड़ पोर्न वेबसाइट पर रोक लगाना संभव नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को हमेशा तकनीक से तेज होना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोर्नोग्राफिक वेबसाइट, खासतौर से चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस पर काम जारी है। साथ ही सरकार का कहना है कि देश में इस तरह की वेबसाइट 4 करोड़ से ज्यादा मौजूद हैं और जितने समय में एक साइट को ब्लॉक किया जाता है उतनी ही देर में एक नई वेबसाइट अस्तित्व में आ जाती है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग मंत्री नजमा हेपतुल्ला के बयान पर बवाल के बाद उन्होंने सफाई देना शुरू कर दिया है। नजमा की माने तो उन्होंने भारत में रहने वालों को हिंदू नहीं बल्कि हिंदी कहा था। आपको बता दें कि नजमा ने आरएसएस के इस बयान का समर्थन किया था जिसमें कहा गया है कि सांस्कृतिक तौर पर इस देश के सभी लोग हिंदू हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्रीय पहचान के लिए सबको हिंदू कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द एक राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है और किसी को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हिंदी वर्ड इंडिया का नाम इंडिया इंग्लिश में है, अरबी में इसको हिंद कहते हैं। तो जो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो अगर अरब वर्ल्ड में जाएंगे तो उन्हें हिंदी कहेंगे। ये आज से नहीं, ये सदियों से हिंदी कहलाते हैं। ये हमारी नेशनैलिटी है। मैंने मिसअंडरस्टूड किया, मिसकोट किया, जो भी कहो, बहरहाल जो मैंने कहा मैं आपको बता रही हूँ। और हिंदी होने पर मुझे फख्र है, गौरव है कि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। खरगोन नगर सहित जिले के सभी अंचलों में गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष की गूंज के साथ काफी चहल पहल रही। युवकों की टोलियां मुख्य बाजार, गली और मोहल्लों में ढोल की थाल पर थिरकते नजर आए। दिन भर हो रही रिमझिम बारिश से माहौल और खुशनुमा हो गया और हर कहीं श्री गणेश जी को स्थापित करने का दौर जारी रहा। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें खरगोन से, जहां हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंजें सुनाई दे रही हैं। खुशनुमा मौसम के बीच
लगे बप्पा के जयकारों से भक्त सराबोर नजर आए। ढोल की थाल पर थिरकते नजर आए श्रद्धालु। उज्जैन में चिंतामण गणेश मंदिर का अपना ही अलग महत्व है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान दुख के समय उनके पास आने वाले प्रत्येक भक्त को राहत प्रदान करते हैं। वहीं एक मान्यता ये भी है कि रावण के आतंक को समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करना था, तो वह परिवार सहित उज्जैन आए थे, जहां सीता माता ने चिंतामण गणेश की स्थापना की थी। गणेश जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान यहां भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देते हैं। वहीं इस मंदिर में मूर्ति पर सिक्का चिपकाने का भी महत्व है।